स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जो मेजर कंसेप्ट्स है, जो बीबीए एमबीए यूजीसी नेट में कॉमर्स मैनेजमेंट में काम आते हैं, इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट के, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब हम कवर करने वाले हैं। सो बकल अप योर सीट्स। फर्स्ट मॉड्यूल मैंने इनको 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, जिसमें हम फर्स्ट मॉड्यूल में थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेजरली सप्लाई, इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, डिटर्मिनेंट्स, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। इट मीन्स अप्लाइंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स टू ऑप्टिमाइज मैनेजरियल डिसीजन। मतलब मैनेजर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो वो हमारी इकोनॉमिक्स में जैसे कॉस्ट देखता है, प्रोडक्शन देखता है, डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब चीजें देखता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रोल ये है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज और क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करके मैनेजरियल डिसीजन को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है जो हमें समझनी चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजंस, तो ये सब चीजें हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम लोग सीख जाते हैं। तो मेन गोल क्या होता है? ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन अंडर कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होता है बजट का, बहुत सारी चीजों का, लेबर का, कॉस्टिंग का, ठीक है, सप्लाई का, डिमांड्स का। तो उस कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमल करना। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसका हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेट्रस पेरिबस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एज प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स। तो इसको बहुत याद रखना। मैं सारे कीवर्ड्स के थ्रू ही लेके आई हूँ, फ्लो चार्ट्स और हम लोग माइंड मैप्स के थ्रू ही सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो डिमांड कर्व ये है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। तो इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड क्या होता है? कम होती है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ, इसमें क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइस में, क्वांटिटी एंड प्राइस में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं डिमांड के? इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी मैटर करता है। तो ये सब क्या है? अदर फैक्टर्स है जो एक तरीके से डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आप जानते होंगे, सब्सटीट्यूशंस, कॉम्प्लीमेंट्रीज, ये सब गुड्स जानते होंगे। सब्सटीट्यूशन मतलब होता है जैसे कि चाय की जगह मैंने कॉफी पी ली, तो ये सब क्या है? सब्सटीट्यूशन गुड्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, जैसे कि मुझे पेन खरीदना है तो उसके साथ मुझे उसमें इंक भी खरीदनी पड़ेगी अगर इंक नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई कि एक खरीद रहे हैं तो दूसरा भी खरीद रहे हैं। ठीक है, और सब्सटीट्यूशंस में ये होता है कि एक की जगह मैं दूसरा ले लेती हूँ। तो इन सब की वजह से क्या है? डिमांड डिटरमाइन की जाती है, प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। पॉपुलेशन कितना है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, फ्यूचर इनकम क्या है, टैक्सेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन, ये सब क्या चीजें चल रही है मार्केट में, इन्वायरमेंट क्या है, जिस वजह से भी क्या है? डिमांड को डिटरमाइन किया जाता है। और डिमांड ऊपर नीचे इन सब फैक्टर्स की वजह से होती है। हम ये देखते हैं कि कैसे डिमांड चेंज करती है बाय इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स है जो कैसे कैसे इंपैक्ट करते हैं डिमांड को। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस की हमने देखे हैं 5 तरह की इलास्टिसिटी होती है मेजरली, जिसे हम मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये मेजर फॉर्मूला होता है इसका। तो अब हम देखते हैं कि जैसे परफेक्टली इलास्टिक होती है एक प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैंने प्राइस में हल्का सा भी चेंज किया, प्राइस में मैंने हल्का सा भी चेंज किया तो उसकी डिमांड इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, वैसे यूनिटरी है जिसमें क्या होता है? मैंने प्राइस को अगर 10% से बढ़ाया तो डिमांड भी 10% से कम हो गई। तो कहने का मतलब है इनमें क्या रहता है? यूनिटरी, जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उतना ही परसेंट डिमांड में डिफरेंस आ रहा है। और इलास्टिक में ये होता है कि क्या दे रखा है? इलास्टिक मतलब मोर देन वन। ठीक है, इन इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब मैंने अगर 10% से हिलाया तो क्या होगा? 20% डिमांड में डिफरेंसेस आ जाएंगे। प्राइस में आप 10% चेंज करोगे, 20%, 50% क्या होता है? डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं। तो इन इलास्टिक में क्या होता है कि ये यूजुअली इन इलास्टिक, जैसे इलास्टिक वाला होता है लग्जरी गुड्स के लिए, इन इलास्टिक होता है जो हमारे हम लोग बेसिक नीड्स जो होती है। और परफेक्टली इलास्टिक ये होता है जो जिसमें डिमांड में कितना, प्राइजेस में कितना ही ऊपर नीचे आ जाओ, जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। ऐसे इनकम इलास्टिसिटी होती है जो हम 4 गुड्स के बेसिस पर पढ़ते हैं। नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल गुड में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन ही रहता है। मतलब जैसे जैसे डिमांड, चेंज इन डिमांड हुई वैसे वैसे चेंज इन इनकम, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है। नॉर्मल गुड्स का हमने यहाँ पे प्लस साइन लिख रखा है। इंफीरियर गुड में क्या होता है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इंफीरियर गुड की डिमांड कम होती जा रही है। नेसेसिटी में क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? थोड़ा सा चेंज होता है, कम होता है। लग्जरी में होता है कि ये बढ़ती, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी डिमांड्स है जो बढ़ती जा रही है। तब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? इसको ही हम पढ़ते हैं ऐसे सब्सिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्रीज के साथ में। ठीक है,
और कुछ अनरिलेटेड गुड्स भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सप्लाई। ठीक है, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। सप्लाई का ऑलमोस्ट ये सेम बताया जाता है कि जैसे जैसे हमने डिमांड का पढ़ा वैसे सप्लाई का अपोजिट होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती है। तो ये इसका लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई। इसको हम सेट्रस पेरिबस बोलते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? इनपुट कॉस्ट कितनी लगी है, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं सप्लाई के। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है? जब क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई इक्विलिब्रियम। ठीक है, सरप्लस कब होता है? कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, शॉर्टेज आ रहा है। देखो एक प्रोसेस होता है ये डिमांड का, सप्लाई का, जिसमें क्या होता है कि या तो चार तरह की चीजें हो पाती है सप्लाई में। कभी कभी प्राइस बढ़ाना पड़ता है हमें। कब बढ़ाते हैं हम प्राइस? जब हमारे पास सप्लाई बहुत कम होती है। ठीक है, और अगर वही मतलब शॉर्टेज जब होती है तो प्राइस राइज होता है, और सरप्लस होता है तो प्राइस फॉल होता है। आप ऐसे समझ लो। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमें फोरकास्ट क्यों करना पड़ता है? बजटिंग के लिए इन्वेंट्री कितना मेंटेन करना है वो सब चीजें देखनी पड़ती है, प्राइसिंग डिसीजंस देखना पड़ता है। अब ये चार चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, जो आजकल यूज किए जा रहे हैं, ये एग्जाम में आते हैं। एक सर्वे मेथड है जो डायरेक्टली कस्टमर से पूछा जाता है। ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन और इन सब के थ्रू किया जाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे आपने डेल्फी मेथड सुना होगा, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। बहुत मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं वो। और बैरोमेट्रिक मेथड होता है जिसमें जो भी इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे हम जज कर पाते हैं कि कितनी डिमांड हो सकती है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट होता है। अब हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे जाएंगे। हमने डिमांड और सप्लाई को एक बार ओवरव्यू ले लिया है। अब हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे देखते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है, आइसो कॉस्ट क्या होता है, रिटर्न टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन हमारा शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। ठीक है, तो शॉर्ट रन में क्या होता है? एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड। शॉर्ट रन में ये होता है कि एक फैक्टर को हम फिक्स रखते हैं, दूसरे फैक्टर को हम चेंज करते रहते हैं। लॉन्ग रन में ये होता है ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे ही वेरिएबल्स होते हैं। तो हमारे फैक्टर्स होते कौन से हैं? पहले ये देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, और आजकल एंटरप्राइज भी इसमें ऐड हो गया। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। तो शॉर्ट रन में हम इसमें से किसी एक को फिक्स करके बाकी को हम वेरिएबल्स मान सकते हैं, बट लॉन्ग रन में सभी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और इसका एक लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न होता है, शॉर्ट रन में ही आता है सिर्फ ये, इसको याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे जैसे वेरिएबल इनपुट बढ़ता जाता है फिक्स्ड इनपुट पे, मार्जिनल प्रोडक्ट इवेंचुअली डिक्लाइंस। ठीक है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम वेरिएबल्स इंक्लूड कर रहे हैं तो जो फिक्स्ड का जो एक तरीके से जो उसकी फिक्स्ड रिटर्न देने की जो उसकी कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसको कहते हैं। अब हमें देखना है कि आइसोक्वेंट और आइसो कॉस्ट क्या होता है, ऑप्टिमल इनपुट मिक्स कैसे पता किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से दे रखा है इसमें कि इक्वल आउटपुट कॉम्बिनेशन होने पे के एंड एल, मतलब कि कैपिटल एंड लेबर, इनका इक्वल आउटपुट कॉम्बिनेशन होता है आइसोक्वेंट कर्व में। स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। ये सब फीचर्स इसके याद रखना क्योंकि एज इट इज आपके यूजीसी नेट में पूछा जाता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, और हायर आईक्यू मतलब हायर इनपुट आउटपुट इनका रहता है। जितना इनपुट रहेगा उतना ही ज्यादा इनका आउटपुट रहता है। आइसोक्वेंट्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इसको कहा जाता है। साथ ही में चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर भी कहा जाता है। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं, और इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि आइसो कॉस्ट। अब आइसो कॉस्ट क्या होता है? आइसो कॉस्ट एक तरीके से कॉस्ट कर्व का इनपुट है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो भी इनपुट्स कॉम्बिनेशन है ऑफ द गिवन बजट, ये हमेशा देखे जाते हैं। कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे कॉस्ट निकाली जाती है। जैसे कि हमारे कितना प्राइस लगा, क्या रेशियो है, वो सब रेशियोज के बेसिस पे किया जाता है। अगर बजट हायर है तो आइसो कॉस्ट हमेशा आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। ऑप्टिमल पॉइंट कब होता है? जब स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट। इन दोनों का जब स्लोप इक्वल होता है तभी वो एक ऑप्टिमल पॉइंट माना जाता है। रिटर्न्स टू स्केल अभी हम देख रहे थे शॉर्ट रन के लिए, अब ये लॉन्ग रन के लिए बताया गया है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब आता है और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कब आता है? ठीक है,
ये क्या बताया गया है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, आउटपुट इंक्रीजेस बाय सेम प्रोपोर्शन एज इनपुट। जैसे कि 2x इनपुट हुआ और 2x आउटपुट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब वही इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है, इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं। और ये जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल आता है उसको हम डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब समझ गए, मैंने इनपुट 2 दिया पर आउटपुट 3 आ गया, और इसमें इनपुट मैंने 2 दिया पर आउटपुट 1.5 ही आया। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब ये बहुत समरी में आपको दे रखा है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है जैसे कि रेंट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद आउटपुट। एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी, ये हमेशा गिरती रहती है। जैसे जैसे आप एवरेज क्वांटिटीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये डाउन नीचे जाती जाएगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यू शेप्ड होता है, और एवरेज टोटल कॉस्ट भी हमेशा यू शेप्ड होता है। और ये टोटल फिक्स कॉस्ट है जो हमेशा ऐसे डाउनफॉल की तरफ होती है। और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो भी यू शेप्ड होती है, हमेशा एबीसी और एटीसी के मिनिमम पे ये इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करते हुए जाती है, यू शेप्ड होती है और एबीसी और एटीसी को इंटरसेक्ट करते जाते। तो ये जो की रूल है ये बहुत याद रखना, सेम इस पे हमेशा 3 से 4 आप देखना कि क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते ही आते हैं। इसको एकदम स्टार मार्क कर लो और याद कर लो। ये वाला जो स्लाइड है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोनोपोली, मोनिगोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत अच्छे से मैंने इसको बाइफ्रिकेट करके डिजाइन किया है। जैसे इसमें क्या दे रखा है, परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत होते हैं, प्रोडक्ट टाइप हमेशा आइडेंटिकल। जैसे कि हम बात कर ले हमारे सब्जी मंडी का, जिसमें प्रोडक्ट सब लोग सेम होते हैं, जैसे आलू लेने जा रहे हो सब हर शॉप पे आपको सिमिलर मिलेगा क्योंकि वहाँ परफेक्ट कंपटीशन है। एंट्री बैरियर कभी नहीं होता। प्राइस कंट्रोल, हमेशा प्राइस टेकर होते हैं, जो मार्केट में प्राइस है वही ये लोग ले लेते हैं। प्रॉफिट इनका क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर का दिया है, गेहूं और ये सब भी चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, रेस्टोरेंट्स। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेलर्स भी खूब होते हैं बट प्रोडक्ट हमेशा डिफरेंशिएटेड होता है। एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में क्वालिटी, टेस्ट, एक्सपीरियंस हमेशा डिफरेंट होगा। एंट्री बैरियर्स इसमें थोड़े लो होते हैं, मतलब आपको अगर रेस्टोरेंट शुरू करना है यू कैन डू। ठीक है, लो बैरियर्स होते हैं। कुछ कुछ कंट्रोल होता है कि मार्केट में, और इन सबको देख के हमें थोड़ी प्राइजेस, थोड़ी लिमिट, थोड़ी हमारे अंदर रहती है लिमिटेशंस। प्रॉफिट इसका भी नॉर्मल प्रॉफिट ही रहता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत कम होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं टेलीकॉम, मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह जो हम परचेज करते हैं वो ओलिगोपोली में आता है। प्रोडक्ट सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशंस, ऑथेंटिकेशंस, लाइसेंसिंग, ये सब हमें क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके हम एक ओलिगोपोली मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इंटरडिपेंडेंट होती है इनकी प्राइस, एक दूसरे प्रोडक्ट्स पे, कॉम्पिटिटर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा होता है, और जो डूबती है वो भी बहुत अच्छी डूब जाती है। मोनोपोली में क्या होता है, इकलौता प्लेयर इन द मार्केट। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर ओनली वन। जैसे कि यूटिलिटीज, जैसे हमारे हम बात करें तो रेलवेज हो गया, डिफेंस वाले हो गए। ठीक है, ये सब इसमें मोनोपोली में आते हैं। प्रोडक्ट टाइप यूनिक होता है हमेशा, उसका जैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। बैरियर बहुत हाई होते हैं क्योंकि वो इकलौता है, और प्राइस वो खुद ही बना डिसाइड करता है कब उसको कितनी रखनी है, कैसी डिसाइड करनी है, क्या फीचर्स रखने हैं। तो इस प्रॉफिट भी हमेशा इसमें सुपर नॉर्मल होता है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे कंसेप्ट आप लोग समझ लेना। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंसेप्ट है जो आता है एग्जाम में, इस पे हमेशा क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो वो कैसे कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, जैसे कि सोर्सेस ऑफ मोनोपोली क्या होता है कि हमें हमेशा गवर्नमेंट लाइसेंस या फ्रेंचाइजी चाहिएगा, और जो भी हम ऐड कर रहे हैं उसका ऑनरशिप चाहिए, हमें पेटेंट्स, कॉपीराइट चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें बहुत स्टार्टअप कॉस्ट लगता है। अगर आप मोनोपोली बिजनेस शुरू कर रहे हो तो बहुत कॉस्ट लगेगा आपका। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली मोनोपोली बन जाता है। होता यही है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई और है ही नहीं, किसी के पास कैपेसिटी नहीं है, तो मैं एक मोनोपोली राजा बन गई हूँ। ठीक है, और किसी किसी चीजें होती है कि लाइसेंस नहीं मिल रहा है तो मोनोपोली हो जाता है। ये रीजंस है कि किस वजह से मार्केट में मोनोपोली आता है, ये 5 रीजंस दिए गए हैं। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा इक्वल हो जाता है मोनोपोली में। ये सब चीजें याद रखना क्योंकि एक एक पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है,
एक फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक सेकंड होता है और एक थर्ड डिग्री होता है। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, चार्ज ईच कंज्यूमर देयर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आपसे वो चार्ज कर लेते हैं, ये फर्स्ट डिग्री है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज, अगर आप बल्क में खरीद रहे हैं तो आपसे कम प्राइस ले लेंगे, और अगर आप एक एक सिंगल ले रहे हैं तो उसकी हायर प्राइस ले लेते हैं, तो ये होती है सेकेंड डिग्री। थर्ड डिग्री क्या होता है, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स, मतलब कि मार्केट सेगमेंट्स के बेसिस पे, समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कम प्राइस है और जो फैकल्टीज है उनके लिए ज्यादा है, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या होती है हमेशा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, डिस्क्रिमिनेट वो तभी कर पाएगा जब सेपरेट मार्केट होगा, डिफरेंट एलास्टिसिटीज होगी और कोई भी नो रीसेल, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक एक क्वेश्चन बनता है एक एक स्लाइड से, तो बहुत अच्छे से समझना। अब ओलिगोपोली, इस पे क्वेश्चन आता है कार्टेल्स कैसे बनते हैं, गेम थ्योरी क्या है। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू लार्ज फर्म्स होती है, इंटरडिपेंडेंस होता है, हाई बैरियर्स होता है, ये तीनों चीज रट लो आप, कि ओलिगोपोली में बड़ी फर्म्स होगी बट थोड़ी होगी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी और एंट्री बहुत मुश्किल है इनमें, ठीक है। किंग डिमांड मॉडल आप लोग ने सुना होगा, ओलिगोपोली का ही है वो किंग्स कर्व, जिसमें क्या होता है प्राइस टेंड्स टू बी रिजिड इलास्टिक अबव किंग इन इलास्टिक बिलो किंग। कहने का मतलब यह है कि एक टाइम के लिए तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, बट अगर ज्यादा टाइम तक आप अपनी क्वांटिटी और प्राइस में चेंज करने लगोगे तो डिमांड है जो फॉल में आ जाती है, बहुत लिमिटेशंस है इसमें भी, ठीक है। किंग डिमांड कर्व में कॉर्नट मॉडल ये कहता है, ये भी एक ओलिगोपोली का फीचर्स है, ये क्या करते हैं कि कांस्टेंट each firm assumes rival halts output constant reaches Nash equilibrium, ये Nash equilibrium पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, Nash, ठीक है, NASH। इनका क्या काम होता है, ये क्यों करते हैं ऐसा Nash equilibrium पे आने के लिए, क्योंकि इनको डर लगता है कहीं मार्केट से आउट ना हो जाए, तो ये सबके साथ एक कार्टेल बना लेते हैं, एक तरीके से फर्म अज्यूम कर लेती है कि कौन कौन मेरे राइवल्स हैं, उनके आउटपुट क्या होंगे, तो वो एक कॉर्नट मॉडल में आता है। अब प्राइस मॉडल क्या होता है, डोमिनेंट फर्म सेट्स प्राइस और बाकी सबको फॉलो करना पड़ता है, इसको बैरोमेट्रिक लीडरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक एक टर्म्स याद रखना क्योंकि इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत कीवर्ड्स मैंने इसमें यूज किए हैं, तो प्लीज रिमेंबर एवरीथिंग। गेम थ्योरी है जो इसका थोड़ा कम आता है क्वेश्चन, बट ठीक हम समझ लेते हैं, ये इसको प्रिजनर्स डिलेमा मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कि एक तरीके से हम फंस चुके हैं, अगर एक फर्म ने प्राइस लॉ की है तो हमें भी प्राइस अपनी कम करनी पड़ेगी, तो जिससे क्या होता है दोनों डूब जाते हैं। अगर एक ने लो की है और मैंने अपनी प्राइस बढ़ा दी, तो जिसने कम प्राइस किया वो जीत गया क्योंकि उसकी सेल बढ़ गई मार्केट में। अगर एक प्राइस हाई कर रहा है और मैंने भी हाई कर दी तो फिर दोनों को प्रॉफिट होता है। तो इसमें कभी कभी कार्टेल्स बनाने पड़ते हैं, कॉपरेट करना पड़ता है, कभी कभी डोमिनेंट स्ट्रेटेजीज भी बनाई जाती है और कभी कभी अगेंस्ट भी बनाते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आ गए हैं फोर्थ मॉड्यूल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी एक क्वेश्चन आता है, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें आती है। अब इसके फॉर्मूलाज है, ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। इनमें एज ए क्वेश्चन तो इतना कुछ प्रैक्टिकल तो रेयर आता है, बट हाँ हमें हमारे कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, ठीक है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जीडीपी का फॉर्मूला रट लो। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही नेट फॉरेन, हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमारा नेट फैक्टर इनकम, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए, जीएनपी में, तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड करते हैं तो वो नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। जीडीपी इंडिया का हो गया, अब इसमें जैसे ही हमने फॉरेन इनकम फैक्टर की ऐड की जितने में, वो नेशनल बन गया। अब हम नेशनल से अगर डेप्रिसिएशन हटा देते हैं वो तो नेट बन जाता है, तो ये लर्न करना बहुत जरूरी है। नेशनल इनकम क्या होती है याद रखो, एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे थे उसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है, केनेसियंस इकोनॉमिक्स एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। इसके फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1/एमपीएस मार्जिनल, ठीक है। जितना हायर मल्टीप्लायर होगा उतना हाई एमपीसी होगा। देखो किन्सियंस इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि एग्रीगेट डिमांड ड्राइव आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, मार्केट्स डोंट सेल्फ करेक्ट इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में आप कुछ पता नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो हमारी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती है, ये इसका रूल्स है। इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, ये है इनका एक कहावत है, इन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया है जो प्रूवन है, ठीक है।
ये पूछा जा सकता है किसने बोला ये। शॉर्ट रन हम करेक्ट नहीं कर सकते और लॉन्ग रन में हम सब डेड है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, MPC, इसको हम बी स्लोप से भी डिनोट करते हैं। हमारी जो इनकम है वो C+I+G, इससे हमने अभी भी देखा है कैसे फाइंड करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन हो गया हमारा कांस्टेंट प्लस बीटा, या हम इसको स्लोप बोल सकते हैं, और इनकम कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको एक स्लाइड पे एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। कुछ भी समझना आए आप कमेंट कर दीजिएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये है, तो इन्वेस्ट इतना किया है, ठीक है, ये सब बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। अब किन्सियंस का अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि व्हाई डू पीपल होल्ड मनी, लोग अपने पास पैसे सेव करके क्यों रखते हैं। एक तो फर्दर ट्रांजेक्शंस के लिए, कभी कभी प्रिकॉशनरी मतलब अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी ना आ जाए, या फिर स्पेकुलेटिव, लोग पैसे रोक के रखते हैं बॉन्ड्स के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में, जब भी प्राइस बढ़ेगा या एक्सपेक्टेड टू फॉल होगा तब वो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये अलग अलग उनके प्रोपेंसिटी है कि क्यों पीपल होल्ड करके रखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हम देख लेते हैं, बेसिक है, हाउस होल्ड से फर्म के पास जाता है, फर्म से गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से फॉरेन सेक्टर के पास, इन चारों में ये फ्लो होता रहता है, एक दूसरे से इधर उधर फ्लो ऑफ मनी होता रहता है। अब हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस की अगर बात करें, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है मार्केट में, तो मनी की डिमांड कम हो जाती है। मतलब अगर बैंक की रेट बढ़ गई है मार्केट में, तो मनी की डिमांड कम कर देते हैं लोग। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है मेरी, तो मनी की डिमांड भी बढ़ रही है। ये सब एक एक टर्म्स है जो आपको एक तरीके से बहुत अच्छे से लर्न भी होने चाहिए। समझ आ रहा है समझ भी आ जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो इनको लर्न भी करके जाओ, क्योंकि ये एज इट इज लाइंस आती है एग्जाम में, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप होता है, पीपल प्रिफर कैश, ये एक तरीके से ट्रैप है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। मनी सप्लाई की अगर हम बात करें, तो ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। सेविंग डिपॉजिट्स हो गया, M1 क्या हो गया, करेंसी प्लस डिपॉजिट्स, ठीक है। तो M2 क्या हो गया, करेंसी प्लस डिपॉजिट्स प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, और M3 क्या हो गया, इन सबको मिला के प्लस टाइम डिपॉजिट्स भी। तो ये एक तरीके से ये मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो ये कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज है जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी को शेप करते हैं। डेमोग्राफिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब कुछ चीजें हैं जो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज को शेप करने में हेल्प करती है, एक्सटर्नल। अब हम देखते हैं कि ये कैसे एक फेज आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का ओवर टाइम। सबसे पहले एक्सपेंशन होता है, तो उस वक्त क्या होता है, जीडीपी भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है एक्सपेंशन के टाइम पे। फिर पीक आ जाता है जब हमने मैक्सिमम आउटपुट ले लिया होता है हमारा इन्वेस्टमेंट का, फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो चुकी होती है, इन्फ्लेशन होने लग जाता है मार्केट में, मतलब प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई होने लग जाती है। तो फिर धीरे धीरे रिसेशन आने लगता है और फिर वो एक तरीके से डाउनफॉल पे आता है। तो रिसेशन में क्या होता है, जीडीपी कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई है, अब लोग क्या है, बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं, कंज्यूमर को भरोसा उठ गया है, इन्वेस्टमेंट से लोग क्या कर रहे हैं, डी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर लोवेस्ट पॉइंट आ जाता है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, लोवेस्ट डिमांड। तो ये एक तरीके से रिकरिंग फ्लक्चुएशंस है, जो ये प्रोसेस चलता रहता है इन इकोनॉमी ओवर टाइम। तो हम लोग हमारे कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं जिससे ये जो रिसेशन का पॉइंट है वो वापस एक्सपेंशन की तरफ आ जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन में भी तीन तरह के इन्फ्लेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो डिमांड पुल का मतलब क्या होता है कि एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, कि डिमांड इतनी बढ़ रही है कि सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू फूड्स, मतलब लोगों के पास पैसा तो खूब है, वो खरीदना चाह रहे हैं बट मार्केट में माल ही नहीं है, तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट पुश क्या होता है कि राइजिंग इनपुट कॉस्ट पुश प्राइसेस अप, मतलब कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन समझते हैं आप, प्राइजेस की रेट बढ़ जाना, ठीक है। तो कॉस्ट पुश मतलब कि जो इनपुट मटेरियल सप्लाईज जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं उनकी प्राइस बढ़ गई है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि एक्चुअल आउटपुट की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, ठीक है। वेजेस इंक्रीज हो गए या फिर कुछ ऑयल शॉक्स आ गए, कुछ भी शिफ्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो राइजिंग इनपुट कॉस्ट पुश प्राइसेस अप, जिस वजह से भी क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन हुआ है, रिसेशन भी हुआ है,
प्राइसेस हाई हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ है, और ऐसी सिचुएशन आ गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, और प्राइसेस भी बढ़ रही है। समझ रहे हैं आप? तो ये सबसे टफ सिचुएशन होती है जो हमारी कंट्री में आ जाती है। अब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाते हैं। क्यों? प्राइसेस इतनी बढ़ गई है तो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेबर जो अनरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि माल बिक नहीं रहा है, और मार्केटिंग में प्राइस सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट्स जो है, लेस इन्वेस्टमेंट आने लग जाता है। ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सेविंग्स एक तरीके से डिक्लाइन हो जाती है, और एक्सचेंज रेट जो है, करेंसी डेप्रिसिएशन रिस्क आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम मार्केट कंट्री में इन्फ्लेशन है तो फिर हमारी एक्सचेंज रेट भी कम हो जाती है, हाई हो जाती है, डॉलर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये और भी खराब है। इसमें क्या होता है? डिप्रेशन हो जाता है कंट्री में, कि प्राइस इतनी गिरा दो फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं है, सस्टेन्ड फॉल इन द प्राइस लेवल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसमें 4 चीजें याद रखो। मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक डिजाइन करता है, और फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट देखती है। मॉनेटरी मनी रिलेटेड टू द बैंक, फिस्कल रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, रिमेंबर। तो सेंट्रल बैंक क्या क्या करता है? रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट मतलब कि रेट बैंक क्या करता है, अपनी जो रेपो रेट है जिसपे वो लैंड करता है अदर बैंक्स को, जैसे कि आरबीआई ने एसबीआई को कुछ लैंड कर रखा है मनी, तो वो किस रेट पे करते हैं, तो वो रेट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, इन पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी जो उनके पॉलिसी आई है। कैश रिजर्व रेशियो होता है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो वो आरबीआई के पास रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? मनी कंट्रोल रहता है सप्लाई का। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है? लिक्विड एसेट्स कितनी रखनी है, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उन सब फॉर्म में कितना बैंक को अपने पास रखना है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी हर वक्त डिफाइन होती है, जिसके जो इन सब चारों चीजों में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे कैसे बैंक को रन करना है, रूल करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, कभी कभी ये होते रहते हैं कि अगर आरबीआई कभी कभी क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है। कभी इन्फ्लेशन आ रहा है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए चारों स्ट्रेटजीज यूज की जाती है। ठीक है, ताकि मार्केट वापस नॉर्मल पे आ जाए। स्टैगफ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, तो ये स्ट्रेटजीज यूज की जाती है टू कीप द मनी नॉर्मल इन द मार्केट, नॉट द टू मच, नॉट टू लेस। ओके, फिस्कल पॉलिसी भी यूज की जाती है, तो टैक्सेस को जैसे बहुत ज्यादा टैक्स हो रहे हैं तो डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस कर देंगे, और टैक्स कम हो रहे हैं तो स्पेंडिंग्स बढ़वा देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि बहुत बढ़ रहा है, एक्सपेंशन है, नाइस। और स्पेंडिंग कम हो रहा है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है। बजट पे, पॉलिसी पे फोकस किया जाता है। अगर सरप्लस बजट है तो हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करेंगे, और अगर डेफिसिट बजट है तो हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे। बजट से अगर ज्यादा जा रहा है हमारा तो मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है। तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट ये सब होता है, तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉलिसी है। ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन ना आए, तो ये पॉलिसी है। कहने का मतलब है कि टाइट मनी रखो, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस हायर टैक्सेस। अब हमारी ये 5 मेजर गोल्डन रूल्स है मैनेजरल इकोनॉमिक्स के, जो बहुत अच्छे से रट लो। With this, we have come to the end of the managerial economics. I hope you like the concepts and tricks which I have given to you. I have taught you in only keywords, flowcharts. So make sure you will learn, and please run through the playlist. I have uploaded all the units of management, commerce, and as well as paper one. So thank you so much for